हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 की हेडिंग है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। ठीक है, तो आर्बिट्रेशन एक्ट को लगाने से पहले आपके किसी कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है मौजूद होना चाहिए, यानी कि वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, तभी आप उस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को लगा सकते हो। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बाद आर्बिट्रेशन चैप्टर नंबर 3 में हम बात करेंगे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के बारे में, जो कि डील करेगा इसी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट से रिलेटेड। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 2 के सेक्शन नंबर 7 से लेकर के 9 तक। चैप्टर 2 में आते हैं सेक्शन नंबर 7, 8 और 9, यानी कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में आते हैं सेक्शन 7, 8, 9। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 7 से। सेक्शन नंबर 7 बात करता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की। हमने पढ़ा है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की डेफिनेशन में, उन्होंने हमें डायरेक्ट किया है सेक्शन नंबर 7 के टूवर्ड्स। तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कौन करता है? दो पार्टीज करती हैं। वो क्या करती हैं? सबमिट टू आर्बिट्रेशन, अपने आप को सबमिट करती हैं आर्बिट्रेशन के टूवर्ड्स, कि जब भी उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होगा, यानी कि इसमें लिखा हुआ है ऑल और सर्टेन डिस्प्यूट विच हैव अराइजन और विच में अराइज बिटवीन देम, यानी कि जो डिस्प्यूट अराइज हो चुके हैं या फिर जो अराइज होंगे रिस्पेक्ट ऑफ अ डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप। अब कोई और रिलेशनशिप नहीं, लीगल रिलेशनशिप में जितने भी डिस्प्यूट अराइज होंगे वो डिस्प्यूट कौन टैकल करेगा? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2, एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन क्लॉज। देखो, आर्बिट्रेशन क्लॉज के बारे में मैंने पहले ही बताया कि आर्बिट्रेशन क्लॉज के फॉर्म में होगा किसी कॉन्ट्रैक्ट में। सबसेक्शन 3 बात करता है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो होना चाहिए इट शैल बी इन राइटिंग। उसके बाद आ जाता है सबसेक्शन 4, जो इस रिटन को और ज़्यादा डिफाइन करता है कि राइटिंग में कैसा होना चाहिए। अ डॉक्यूमेंट मस्ट बी साइंड बाय द पार्टीज, या फिर एक्सचेंज ऑफ लेटर्स, टेलेक्स, टेलीग्राम्स या फिर अदर मीन्स टेलीकम्युनिकेशन होते हैं विच प्रोवाइड अ रिकॉर्ड ऑफ द एग्रीमेंट, यानी कि कुछ एविडेंस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है सी, एन एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम्स, ये भी हो सकता है, एंड डिफेंस इन विच द एग्जिस्टेंस ऑफ द एग्रीमेंट इज एलिज्ड बाय वन पार्टी एंड नॉट डिनाइड बाय द अदर पार्टी, यानी कि एक ने कुछ कहा और उसने एलिज किया और दूसरे ने डिनाई नहीं किया। इसके बाद आता है सबसेक्शन 5, द रेफरेंस इन कॉन्ट्रैक्ट टू अ डॉक्यूमेंट containing an arbitration clause constitutes an arbitration agreement if the contract is in writing and the reference is such as to make the arbitration clause part of contract। देखो, इन जनरल इसमें आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में बस ये बताया गया है कि ये एक क्लॉज है किसी के कॉन्ट्रैक्ट में, इससे लोग सबमिट करते हैं अपने आप को, कि पार्टीज जो है सबमिट करती हैं कि हाँ हम डील करेगा, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट डील करेगा हमें, और फिर इसके बाद जैसे ही वो क्लॉज अप्लाई हो जाता है, कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, तो फिर आप सीधा जाओगे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास, और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो इस डिस्प्यूट को हैंडल करेगा अपने 1996 वाले एक्ट के थ्रू। अब हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 8 में। 7 हो गया, हमारा आर्बिट्रल एग्रीमेंट पता चल गया। ठीक है, अब आते हैं पावर टू रेफर पार्टीज टू आर्बिट्रेशन वेयर देयर इज एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। ठीक है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में पता चल गया, आपको डिस्प्यूट अराइज हुआ है, अब कोर्ट को पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पे तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, हमें इस चीज़ से डील नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या है? अ जुडिशियल अथॉरिटी बिफोर विच एन एक्शन इज ब्रॉट इन अ मैटर विच इज द सब्जेक्ट ऑफ एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। जुडिशियल अथॉरिटी देखती है कि अरे यार ये तो मैटर जो है ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का है। Shall, if a party to the arbitration agreement or any person claiming through or under him so applies, not later than the date of submitting his first statement on the substance of the dispute, कब? एक टाइम पीरियड भी बता दिया गया है। Then, notwithstanding any judgment, decree or order, the Supreme Court or any court refer the parties to the arbitration unless it finds that the prima facie no valid arbitration agreement exists। यानी कि अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है तो जो भी कोर्ट है, जिस भी कोर्ट के पास ये डिस्प्यूट गया है, आप भेजो आर्बिट्रेशन के टूवर्ड्स, आपको खुद डील नहीं करना है इस चीज़ को। उसके बाद आता है सबसेक्शन 2, द एप्लीकेशन रिफर टू इन सबसेक्शन 1, यानी कि जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वाली जो एप्लीकेशन आती है, शैल नॉट बी एंटरटेन अनलेस इट इज अकम्पनीड बाय द ओरिजिनल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और अ ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी देयर ऑफ। ठीक है, यानी कि आपके पास एक प्रूफ भी होना चाहिए कि आपका आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट था और सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए। उसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। प्रोविजो क्या है? प्रोवाइडेड दैट वेयर द ओरिजिनल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और अ सर्टिफाइड कॉपी देयर ऑफ इज नॉट अवेलेबल, यानी कि जहाँ पे वो अवेलेबल, देखो ऊपर बात कर दी गई है लाना है, फिर मान लो कोई चीज़ खो जाती है, नहीं अवेलेबल है, तो with the party applying for the reference to arbitration under subsection 1 and the said agreement or certified copy is retained by the other party to that agreement, then the party so applying shall file such application along with the copy of the arbitration agreement। यानी कि किसी और पार्टी के पास मिल जाता है तो क्या करेंगे वो लोग? कॉपी से फाइल करेंगे and a petition praying the court to call upon the other party to produce the original arbitration agreement। यानी कि आपके पास नहीं है तो सामने वाले के पास तो एटलीस्ट होगा ही।
देन इसके बाद आ जाता है सबसेक्शन 3, नॉट विथ स्टैंडिंग दैट एन एप्लीकेशन हैज़ बीन मेड अंडर सबसेक्शन 1 एंड दैट द इशू इज पेंडिंग बिफोर द जुडिशियल अथॉरिटी। यानी कि वो जो एप्लीकेशन है पेंडिंग है और जुडिशियल अथॉरिटी के सामने आपने केस भी कर दिया है। एन आर्बिट्रेशन में बी कमेंस्ड और कंटिन्यूड एंड एन आर्बिट्रल अवार्ड मेड। ठीक है, जुडिशियल अथॉरिटी के सामने है या नहीं है वो बात अलग है, पर आपको क्या करना है, अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज है तो उस पर क्या करना है, आर्बिट्रेट करना है और कुछ नहीं करना है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 9, इस चैप्टर के लास्ट सेक्शन 9 में, जिसमें बात हो रही है इंटरिम मेजर्स बाय कोर्ट। अब देखो कोर्ट के पास केस चला गया है और उन्होंने आर्बिट्रेशन के लिए रेफर कर दिया है, बट इंटरिम मेजर्स अगर कोर्ट देना चाहे तो a party may before or during arbitral proceeding or at any time before after the making of the arbitral award but before it is enforced in accordance with section 3। यानी कि आर्बिट्रेशन अवार्ड के इन्फोर्समेंट के पहले आप कोर्ट को अप्लाई करो, किस चीज़ के लिए, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ गार्जियन फॉर अ माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, आर्बिट्रेशन से रिलेटेड आपको क्या है, गार्जियन चाहिए, माइनर बच्चा है उसका गार्जियन चाहिए। नेक्स्ट क्या है, फॉर एन इंटरिम मेजर ऑफ प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। किस चीज़ से रिलेटेड, देखो इंटरिम मेजर किस चीज़ के प्रोटेक्शन के लिए, सर्टेन मेजर्स दिए गए हैं ए से लेकर के आगे सबसेक्शन तक। ठीक है, इसमें है फर्स्ट द प्रिजर्वेशन इंटरिम कस्टडी और सेल ऑफ एनी गुड्स। ठीक है, सेल से रिलेटेड। अब देखो इंटरिम मेजर्स वगैरह हमने पढ़ रखे हैं, उसको रिकॉल करो सीपीसी वाले को और उससे रिलेटेड इस यहाँ पे अप्लाई करो अपना दिमाग, तब आपको आर्बिट्रेशन एक्ट एकदम से याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, बस हेडिंग और सेक्शन याद रखो, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सीपीसी में इंटरिम मेजर्स कहाँ आते हैं, ऑर्डर नंबर 39 में। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, सिक्योरिंग द अमाउंट इन डिस्प्यूट इन द आर्बिट्रेशन। यानी कि अगर वो अमाउंट पैसा ही चला जाएगा, ज़मीन ही चली गई और वही अमाउंट है, वही अमाउंट दे रही है, तो उसको सिक्योर करना है, तो रिसीवर अपॉइंट करो, अटैच करवाओ, ये सब वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट इसके बाद है द डिटेंशन, प्रिजर्वेशन और इंस्पेक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और थिंग विच इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट इन आर्बिट्रेशन। यानी कि अब क्या है, सब्जेक्ट मैटर है तो उसको ध्यान दो, उसको इंस्पेक्ट करो। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, ऑर्डर नंबर 26 कमीशंस पढ़ा था। ठीक है, और एज टू विच एनी क्वेश्चन में अराइज देयर इन एंड ऑथराइजिंग फॉर एनी ऑफ द एफोरसेड पर्पज एनी पर्सन टू एंटर अपॉन एनी लैंड और बिल्डिंग इन द पोजीशन ऑफ एनी पार्टी और ऑथराइजिंग एनी सैम्पल्स टू बी टेकन। ठीक है, कि कोई सैंपल ले रहा है या फिर कोई इंसान आ जा रहा है, उन सब चीज़ों से रिलेटेड। अब इसके बाद डी में पहुंच जाओ, इंटरिम इंजंक्शन और द अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर, ये तो हमने ऑर्डर नंबर 40 में ही पढ़ा है, इंजंक्शंस हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, सच अदर इंटरिम मेजर्स ऑफ प्रोटेक्शन एज में अपीयर टू द कोर्ट टू बी जस्ट एंड कन्वीनियंट। ठीक है, एंड द कोर्ट शैल हैव द सेम पावर फॉर मेकिंग ऑर्डर्स एज इट हैज़ फॉर द पर्पज ऑफ एंड इन रिलेशन टू एनी प्रोसीडिंग्स बिफोर इट। यानी कि सीपीसी के प्रोविजंस इधर अप्लाई होंगे। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, वेयर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स अ कोर्ट पासेस एन ऑर्डर फॉर एनी इंटरिम मेजर्स ऑफ प्रोटेक्शन अंडर सबसेक्शन 1 द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग शैल बी कमेंस विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज। ये जो 90 डेज है इतना याद रखना, क्या है, वेयर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, यानी कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग के स्टार्ट से क्या करता है, अ कोर्ट पासेस एन ऑर्डर ऑफ एनी इंटरिम मेजर ऑफ प्रोटेक्शन अंडर सबसेक्शन 1 आर्बिट्रल प्रोसीडिंग शैल कमेंस विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज। यानी कि 90 दिन में स्टार्ट हो जाएंगी आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स। उसके बाद आता है सबसेक्शन 3, वंस द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हैज़ बिन कॉन्स्टिट्यूटेड, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट हो गया उस पर्टिकुलर मैटर के लिए, तो क्या होगा, कोर्ट शैल नॉट एंटरटेन एनी एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 अनलेस द कोर्ट फाइंड्स। यानी कि कोर्ट क्या है, इंटरिम मेजर्स के लिए कोई एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं करेगा जब तक कोर्ट क्या फाइंड नहीं कर देता है, दैट द सर्कमस्टांसेस एक्सिस्ट विच में नॉट रेंडर द रेमेडी प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 17 एफिकेशियस। यानी कि मान लो, मैंने आपको पहले ही बताया था, सीपीसी में भी हमने ये चीज़ डिस्कस की है कि ये कोर्ट कब इंटरवीन करेगा, तब इंटरवीन करेगा जब आपको रेमेडी मिल रही है, पर वो रेमेडी क्या है, मतलब देखो एग्जीक्यूशन हो रहा है पर एग्जीक्यूशन में आपको वो चीज़ नहीं मिल पा रही, क्योंकि वो चीज़ क्या है, उसकी वैल्यू ही ख़त्म हो गई है। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कोर्ट का इंटरवेंशन, क्योंकि पावर किसके पास है, अटैचमेंट करने की, अरेस्ट करने की, डिटेन करने की, प्रॉपर्टी वगैरह कोर्ट के पास है। तो इसी के साथ हमारा जो ये पोर्शन है कंप्लीट होता है। तो हमारा चैप्टर 2 इस शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आपका सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैनल के आगे बढ़ने के लिए, ताकि और भी ऐसी अच्छी वीडियोज़ आती रहें, सारे ट्रिक्स के साथ आती रहें और आपको ईजी एक्सप्लेनेशन मिल जाए लॉ की फील्ड में, बिकॉज लॉ की फील्ड में कोई और चैनल इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन एक एक सेक्शन की नहीं देता है। तो चलिए, थैंक यू एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब।